Hello students, let's discuss your first chapter of basic accounting. देखिए बेसिक अकाउंटिंग हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं और आपको नॉलेज होनी चाहिए बिज़नेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो बिज़नेस इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे काम जिसमें हमारा मोटिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो बिज़नेस में क्या इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ने का कारण क्या है। तो अकाउंटिंग में जो फर्स्ट टर्म है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है आपको, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आपने कुछ खरीदा, उसको रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहेंगे। आपने कुछ बेचा, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। अब समझते हैं कि हम ये बुक कीपिंग करते क्यों हैं या अकाउंटिंग क्यों करते हैं। Your first point is to have permanent record of all the business transaction. यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन किए। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, आज सामान ख़रीदा, ठीक है, कुछ उसके बाद बहुत सारा सामान ख़रीदा, उसके बाद आपने सामान बेचा भी। और जब आप थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए अपना बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ कस्टमर आपके परमानेंट बन जाते हैं। अब कस्टमर अगर परमानेंट बन गया, मतलब अच्छा रिलेशनशिप बन गया उनके साथ, तो कस्टमर हमेशा ये डिमांड करता है कि भाई मुझे सामान तो ख़रीदना है पर आज मैं पैसे नहीं दे सकता। तो आप उन्हें क्या करते हैं, सामान तो बेच देते हैं और पैसे कुछ दिनों बाद ले लोगे आप उनसे। तो क्या आप ये याद रख पाओगे किससे कितना पैसा लेना है, ठीक है। और देखो आप परचेजेस कर रहे हैं, आप गुड्स ख़रीद रहे हो, तो कई बार आप भी उधार पे ख़रीद सकते हो और आपको क्या ये भी याद रहेगा कि आपने किसको कितना पैसा देना है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना जो है डिफ़िकल्ट है कि किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए बुक कीपिंग करते हैं ताकि प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो, हमें क्लियरली पता हो किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है। Next is your second point, to keep records of the income and expenses। ठीक है जी। इनकम का मतलब कि मैंने कितने का सामान बेचा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जब भी कुछ बेचते हैं, एक मंथ के बाद क्यूरियोसिटी होती है। मान लीजिए आपका बिज़नेस है, आप में क्यूरियोसिटी रहेगी, भाई इस मंथ मैंने कितने का सामान बेच दिया, हर कोई जानना चाहता है। तो आप अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो कि आपने कितने की सेल्स की हैं, तो आपकी ये क्यूरियोसिटी जो है नहीं रहेगी। आप क्या करेंगे, पूरे मंथ की सेल्स जो है ईज़िली देख सकते हैं कि कितनी आपने की। वाइल अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा ईज़िली कि आपने कितने की सेल्स जो है वो की है और कितने के एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड पॉइंट, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, अब एसेट्स क्या होते हैं, जितनी भी बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम बुक कीपिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है भाई मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हैं बिज़नेस की। और लायबिलिटीज़ का मतलब है जिनका आपने पैसा देना है। अगर आप
हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको किसको कितना पैसा देना है। अगर बैंक से लोन लिया है आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, 10 बार लोन ले चुके हो तो आप टोटल अमाउंट देख सकते हो कि टोटल मेरा बैंक को देने वाला पैसा जो है वो कितना है। नेक्स्ट इज़ योर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिज़नेस की, कहता है अगर हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन तो हम इजीली जान सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन आपको किन चीज़ों को देखकर पता चलती हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ऑनर ने कितना पैसा बिज़नेस में लगाया, तो आप जो है इजीली जज कर सकते हो कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर फिफ्थ पॉइंट, टू कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस with the view to minimize the same in order to maximize profit। यहाँ पे क्या कह रहा है इस पॉइंट में, टू कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। कंट्रोल का मतलब है कि आपने जितने भी खर्चे हैं आप जो है बुक कीपिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते जाओगे। मैंने इस मंथ इतने की सैलरीज़ दी, मैंने इस मंथ इतने की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक्सपेंस इनकर किया, ठीक है, या और किसी तरह के एक्सपेंसेस। तो उन सब एक्सपेंसेस को देखकर अगर मुझे लगा कि ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अगर रिकॉर्ड किए होंगे तभी पता चलेगा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो उन सब एक्सपेंसेस को देखकर अगर आपको लगता है कि इतने की तो मेरी सेल्स ही नहीं हो रही जितने के मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो आप उन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उन्हें आप चाहोगे कि वो कम से कम हो, तो तभी आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ पाएगा। तो कहता है अगर एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे खर्चे कितने हुए हैं, और अगर लग रहे हैं ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कटौती करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, टू नो द नेम्स ऑफ द कस्टमर एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कहता है कि अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी, भाई मैंने ए को सामान बेचा था और मैंने 5 लाख का बेचा था और मैंने अभी उससे पैसे नहीं लिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे फ्यूचर में ए से इस तारीख को 5 लाख रुपए जो है वो लेने हैं। तो कहता है अगर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा आपने किन से पैसे लेने हैं और कितने पैसे लेने हैं। नेक्स्ट इज़ हियर टू नो द नेम्स ऑफ सप्लायर एंड द अमाउंट ड्यू टू देम। सप्लायर का मतलब है जिनसे आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरी फैक्ट्री है और मैं शूज़ जो है वो बनाती हूँ, तो मेरा रॉ मटेरियल क्या हुआ, लेदर हुआ, ठीक है। मैं लेदर के शूज़ बनाती हूँ तो मुझे लेदर ख़रीदूँगी तो शूज़ बनाऊँगी। तो जिस पर्सन से मैं लेदर ख़रीद रही हूँ उसको मैं क्या बोलूँगी, सप्लायर। और अगर आप उनसे कुछ ख़रीदते हैं और वो क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, क्रेडिट मतलब उधार पे ख़रीदते हैं, आप उनको पैसा नहीं देते और प्रॉमिस करते हैं कि कुछ टाइम पीरियड बाद हम दे देंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपने रिकॉर्ड की होगी ट्रांजैक्शन कि इतने का सामान मिस्टर बी से ख़रीदा है और उनको पैसे देने हैं और 10 लाख रुपए देने हैं लेदर के, तभी आप फ्यूचर में बी को 10 लाख रुपए दे पाओगे। Next is your last point, to have important information for legal and tax purposes। तो कहता है अगर मुझे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो मुझे अपने बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आप किसी तरह की सेल्स करते हैं, मान लो मैंने 1 लाख का सामान बेचा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जितना भी तुम बेच रहे हो, जितने का भी सामान, उसके ऊपर तुम्हें क्या है, सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं लेने, उसके ऊपर टैक्स भी लगाना है। उस टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। मान लो उसका रेट है 18%, 1 लाख का 18% क्या हो गया, 18,000,
ठीक है, मैंने सामान बेचा, मुझे वो पड़ा 1 लाख का, मतलब 1 लाख सेलिंग प्राइस है, और 18,000 हो गया टैक्स रेट, 18,000 हो गया टैक्स जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। लेना किससे है? कस्टमर से लेना है। तो मैंने सेल्स की 1,18,000 की, ठीक है। अब ये जितने की आप सेल्स करते हैं, पूरे मंथ जितने की सेल्स करते हैं और जितने की आप सेल्स कर रहे हैं, वो आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि मैंने एक पूरे मंथ में इतने अमाउंट की क्या की है? सेल्स की है। वो आप कहाँ पे दिखाते हैं? एक डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं GSTR, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न। तो आप रिटर्न फाइल करते हैं जहाँ पे आप दिखाते हैं कि मैंने इस मंथ में इतनी सेल्स की हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन, तभी आपको पता चलेगा कि आपने सेल्स कितने की हैं। अगर सारी सेल्स आप ऐड कर देंगे और फिर दिखाएंगे कि इतनी मेरी सेल्स जो है वो हुई है, तो आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को इजीली पूरा कर पाए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग। अगर रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन, तो हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मोस्टली पॉइंट सेम होंगे इसमें। परमानेंट एंड रिलायबल रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास कि मैंने इतने की ट्रांजैक्शन की है। मैं कभी भी अपनी बुक्स को उठाकर देख सकती हूँ कि मैंने कितने की ट्रांजैक्शन की है। रिलायबल का मतलब ये है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं हैं। मतलब कि अगर मेरा बिज़नेस है, नाम दे देते हैं ABC कंपनी, मैंने अगर किसी को गुड्स जो हैं वो बेचे थे, ठीक है, 1 लाख के बेचे हैं, ठीक है, और उसको मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया कि 1 लाख के मैंने गुड्स बेचे हैं, तो ऑब्वियसली जब मान लो मैंने वो बेचे थे गुड्स और मैंने उस बंदे से पैसे नहीं लिए, तो ऑब्वियसली जब मैं पैसा लेने के लिए जाऊंगी तो मैं उससे पहले रिकॉर्ड में चेक करूंगी कि कितने के गुड्स मैंने बेचे। मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे, मैं उससे 1 लाख रुपए मांगूंगी। भाई अगर आपने रिकॉर्ड ना की होती ट्रांजैक्शन और भूल गए भाई कितने के गुड्स बेचे थे, तो आप उससे 1 लाख की बजाय 50,000 भी मांग सकते हैं। भूल सकते हैं कि भूल जाओगे आप कि कितने के गुड्स परचेज़ किए थे, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए आप मांग लें। तो वो अब रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन, तो रिकॉर्ड क्या, जो ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? रिलायबल हो जाएगा, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। आपके अकाउंट्स क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे। आपको पता चलेगा आपके टोटल खर्चे कितने हुए हैं, आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है। नेक्स्ट इज़ नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। नेट रिजल्ट मतलब पूरे साल आपने देख लिए खर्चे इतने हुए हैं, पूरे साल देख लिए इतना कमाया है, तो नेट रिज़ल्ट आप निकाल सकेंगे। मतलब बिज़नेस को प्रॉफिट कितना हुआ है आप जान सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ बिज़नेस। हमें ये पता चल सकता है कि मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो मैंने हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया और इस साल हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके पता चला कि इस साल मेरे प्रॉफिट 1 लाख के हुए हैं। अगला साल आया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर जो है, या पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल मैंने देखा कि मेरे प्रॉफिट सिर्फ 20,000 थे, पिछले साल 20,000 थे, इस साल 1 लाख है। इसका मतलब मैंने 80,000 रुपये जो है पिछले साल से ज़्यादा अर्न किए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा बिज़नेस क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। और ये तभी पॉसिबल है अगर मैं बुक कीपिंग करूँगी। अगर मैं बुक कीपिंग ही नहीं करूँगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा बिज़नेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज़ लीगल रिक्वायरमेंट। ये हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब क्या है कि देखो जितने आप जितनी आप इनकम अर्न करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस इनकम के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो इम्पोज़ करती है। तो
अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे ट्रांजैक्शन को तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने इनकम कितनी की है। और अगर इनकम के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे देखेंगे कि आपको टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, तो आप ये टैक्स कितना पे करना है तभी जान सकते हैं अगर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज़ फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि कितने का प्रोडक्ट जो है हमें सेल करना है। वो कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप बिज़नेस करते हैं लेदर शूज़ का। ठीक है, नाम है बिज़नेस का ABC कंपनी। ठीक है, और आपने देखा कि आपने लेदर ख़रीदा। लेदर शूज़ बनाने हैं तो लेदर भी ख़रीदना पड़ेगा तभी बना सकेंगे। आपने लेदर ख़रीदा ₹10,000 में। ठीक है, और अगर लेदर ख़रीदा है तो फैक्ट्री की जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि शूज़ बनाएंगे उनको आपने उस मंथ वेजेस भी दी। वेजेस मतलब सैलरी भी पे की। ठीक है, वेजेस और सैलरी में वैसे फ़र्क है, वो हम बाद में देखेंगे। आपने उन्हें पेमेंट भी की। ठीक है, सैलरी भी पे की, वो की आपने ₹6,000। ठीक है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्चा भी पे किया। ठीक है, मान लो 2,000 था। ठीक है, तो आपको पता चल गया भाई कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो मान लो इससे आपने 50 जूते बनाए, मतलब 10,000 की लेदर ख़रीदी और 50 जूते बनाए। तो 50 जूते अगर बनाए तो एक शूज़ की कॉस्ट कितनी है, कितनी पड़ रही है? 10,000 अगर 50 के लिए है तो एक जूते की कॉस्ट, एक जूते के लिए लेदर की मतलब एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए लेदर कितना खर्च किया आपने? 10,000 डिवाइडेड बाय 50, 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ हो गया एक पेयर ऑफ शूज़ का रॉ मटेरियल का खर्चा। फिर एम्प्लॉयज़ को भी पे किया 6,000 पे किया। किसके लिए? 50 जोड़ी जूतों के लिए। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 30 रुपीज़ एक पेयर ऑफ शूज़। उसके बाद आपने 2,000 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया। 2,000 को 50 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 40 रुपीज़। तो यहाँ से मुझे पता चला भाई शूज़ को बनाने में मेरे 270 रुपये जो हैं वो लग गए हैं। अगर 270 लग गए हैं तो आपने सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया 500 रुपये। तो आप इजीली सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। I hope the lecture is clear to you. Thank you.